प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का और एच हाइट से प्रोजेक्शन के तीनों केसेस को समझने के बाद अब वक्त है प्रोजेक्टाइल मोशन के केसेस में लेवल को थोड़ा और ऊपर उठाने का और समझने का प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत समतल पर प्रक्षेपण। सिंस यहां पहली बार इंक्लाइंड प्लेन वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए सबसे पहले आपको इंक्लाइंड प्लेन का ही मतलब बताते हैं। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में फिर से मिलेगा और वहां भी इससे रिलेटेड हमें बहुत तरह के एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब होता है। किसी भी प्लेन को जब हम हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर झुका देते हैं तो उसे हम फिजिक्स की दुनिया में इंक्लाइंड प्लेन यानी कि आनत समतल कहते हैं। जैसे ये कोई प्लेन है, इसको आपने हॉरिजॉन्टल से इस तरह से झुका दिया, अब ये बन गया इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये परफेक्टली स्मूथ होगा, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे वो सर से सरक जाएगा नीचे। वैसे ही यहाँ हम नीचे से एक प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे वो ऊपर जाएगा, हो सकता है हम ऊपर से प्रोजेक्टाइल को फेंकें वो नीचे आए। तो इसमें भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब होता है वो क्लियर हो गया आपको। आप इधर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये लाइन दिखाई देगी, इसी को प्रोजेक्ट करके बनाया जाता है। इंक्लाइंड प्लेन को हम बोर्ड पे या आप अपनी कॉपी में इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन। पर एक्चुअली में यहाँ पे एक ऐसे प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए कि अल्फा डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि आनत समतल का झुकाव। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, उसका अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड कंपोनेंट क्या होगा। यानी इस जी को हमें अलोंग द इंक्लाइंड और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के लिए रिजॉल्व तो हम बहुत ही आराम से कर लेंगे अगर हमें बस ये एंगल पता चल जाए। इस एंगल को कैलकुलेट करने का मैं एक बहुत ही स्मार्ट मेथड आपको बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा आगे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी काम आएगा आपके। जो एंगल, ध्यान से सुनिए, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। मतलब जो एंगल दो रेखाओं के बीच में होगा वही कोण उनकी लंबवत रेखाओं के भी बीच में होगा। यहां देखिए अल्फा किन दो लाइंस के बीच में एंगल है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन, इन्हीं दोनों के बीच का एंगल है अल्फा। इस हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल और इस इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर ये डॉटेड लाइन। तो अगर यहां एंगल अल्फा बन रहा है तो इन दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा। तो अब इस जी को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये होगा जी कॉस अल्फा और उसके परपेंडिकुलर यानी अलोंग द इंक्लाइंड नीचे की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो आएगा जी साइन अल्फा। ये आपको याद रखना होगा, जी का अलोंग द इंक्लाइंड नीचे की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ जी साइन अल्फा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड नीचे की तरफ जो कंपोनेंट हुआ वो क्या हुआ, जी कॉस अल्फा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आनत समतल क्लियर हो गया आपको। आनत समतल में इंक्लाइंड प्लेन में जी का रिजोल्यूशन करते हैं कैसे वो भी क्लियर हो गया आपको। अब देखिए जो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन है इसके भी बहुत तरह के केस पॉसिबल हैं। पहला केस ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को हम नीचे से फेंकेंगे ऊपर और ये यहां कहीं जाकर इस इंक्लाइंड प्लेन पर जाकर स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप का केस। ठीक ऐसा ही आप उल्टा काम भी कर सकते हैं, यहां से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकिए और वो ऐसे आके यहां कहीं स्ट्राइक करे, इसको बोलेंगे टॉप टू बॉटम का केस। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन्स हो, यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें और वो यहां जाकर स्ट्राइक करे, ये भी पॉसिबल है। तो इस केस को और इस केस को हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस केस में पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पूरा फोकस करेंगे पहले वाले केस पे। तो इस केस को और इस केस को इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। तो अब जो भी लोग नोट्स बनाते हैं वो चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, आनत समतल पर प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और उसमें भी केस नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और उसमें भी कौन सा केस है, ये केस नंबर 1। कौन सा केस है, बॉटम टू टॉप। अब इसमें बहुत ही ध्यान से देखिए,
ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फा। आना समतल का झुकाव कितना है? अल्फा। इसके एकदम तली से, बेस से हम किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से फेंकते हैं और हॉरिजॉन्टल से इसे थीटा डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा होगी। होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। थीटा डिग्री की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, तभी ये इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से उड़ता हुआ जाएगा। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ यहां कहीं पर्टिकुलर पॉइंट P पे जाके स्ट्राइक करता है। ये केस क्लियर हो गया आपको? ये बताइए जल्दी से, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, तो ये बचा हुआ एंगल मतलब इसकी वेलोसिटी का इंक्लाइंड प्लेन से बनने वाला एंगल आएगा थीटा माइनस अल्फा। अब ये केस है। अब इसमें हमें इसके एनालिसिस में क्या क्या करना है? हमें सबसे पहले निकालना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम O से P तक जाने का। दूसरा इसमें हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहां से? मैक्सिमम हाइट इंक्लाइंड प्लेन से। देखिए इसकी ट्रेजेक्टरी में इंक्लाइंड प्लेन से जो मैक्सिमम हाइट है वो यहां कहीं मिलेगी, और ग्राउंड से अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें तो वो यहां कहीं मिलेगा। यानी ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट का पॉइंट अलग होगा, उसकी वैल्यू भी अलग होगी, और इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट का पॉइंट अलग होगा और उसकी वैल्यू भी अलग होगी। तो हमें कौन सा मैक्सिमम हाइट निकालना है? इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट निकालना है। तीसरा चीज इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है रेंज की वैल्यू। किधर? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि ये वैल्यू। इसको अगर O पॉइंट मान ले तो हमें OP की वैल्यू चाहिए। यहां लिख देते हैं रेंज किधर? अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है। हमें P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी चाहिए। अगर इसके कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया जाए तो यहां से लेके ये यहां तक इतना x होगा और ये वर्टिकल y होगा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। इसके बाद अब हम निकालेंगे P पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी। P पॉइंट पे जब ये जाके इस तरह से स्ट्राइक करेगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो भी निकालनी है, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट P। ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको कि इसके एनालिसिस में हम एक्चुअली में क्या क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। इसको लिख लीजिएगा, इसको अब रब कर देते हैं। अब इसमें देखिए हम इसका एनालिसिस करने में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किधर लेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के प्रोजेक्टाइल में जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लिया जाता है। ये होगा हमारा एक्स एक्सिस और ऑब्वियसली वाई एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्लियर हो गया। आप सोच रहे होंगे इधर एक्स और इधर वाई क्यों लिया गया है? सुविधा के लिए, आसानी के लिए। इधर एक्स और इधर वाई लेंगे तो फॉर्मूला डिराइव करने में आसानी होगी, उसका जो स्वरूप है वो भी ठीक ठाक मिलेगा हमें। तो एक्स एक्सिस किधर लेना है और वाई एक्सिस किधर लेना है वो क्लियर हो गया आपको। अब हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी को भी अलोंग एक्स और अलोंग वाई रिजॉल्व करना होगा। तो इस u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? u। ये एंगल कितना बन रहा है? थीटा माइनस अल्फा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? u cos थीटा माइनस अल्फा। इसे हम चाहे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं, यानी वेलोसिटी अलोंग x कितनी आ रही है? u cos थीटा माइनस अल्फा। उसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ये आएगा u sin थीटा माइनस अल्फा। इसे चाहे तो हम uy कह सकते हैं, u sin थीटा माइनस अल्फा। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम ग्रेविटी को रिजॉल्व करें तो g का ये एंगल जो बनता है वो अल्फा होता है। इधर कंपोनेंट होगा g cos अल्फा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नीचे कंपोनेंट होगा g sin अल्फा। इस g cos अल्फा को देखिए, ये है अलोंग y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में पर है अलोंग y, और ये g sin अल्फा है अलोंग x एक्सिस। तो एक तरह से हम एक्सेलरेशन अलोंग x लिख सकते हैं, ये है g sin अल्फा, और एक्सेलरेशन अलोंग y लिख सकते हैं, ये है g cos अल्फा। इन चारों को भी अच्छे से देख लीजिए, इसका भी अभी यूज होगा। तो ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, कैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को रिजॉल्व किया और कैसे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व किया। अब आपको याद ही होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए
हम कभी भी प्रोजेक्टाइल के रियल पाथ पे नहीं जाते। या तो हम मोशन अलोंग एक्स देखते हैं या तो मोशन अलोंग वाई देखते हैं, और यहां भी हम वही काम करेंगे। अगर हम इधर से लाइट लगा दें और वाई एक्सिस पे इसकी शेडो को ऑब्जर्व करें, तो जब पार्टिकल यहां होगा उसकी शेडो यहीं बनेगी। जब पार्टिकल यहां होगा उधर से आप लाइट लगाएंगे तो उसकी शेडो यहां मिलेगी। जब पार्टिकल यहां होगा उसकी शेडो यहां मिलेगी, फिर पार्टिकल यहां, उसकी शेडो यहां, फिर पार्टिकल यहां, फाइनली उसकी शेडो भी है। तो रियली में प्रोजेक्टाइल यहां से यहां जाएगा तो उसकी शेडो यहां से यहां जाएगी और फिर यहां से यहां आएगी। तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। इस ऑब्जेक्ट को रियली में यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसकी शेडो को यहां से यहां तक जाने में और फिर वापस यहां से यहां तक आने में लगेगा। तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसके लिए हम इसके रियल पाथ पे नहीं जाएंगे, हम देखेंगे मोशन अलोंग वाई। किसका? इसकी शेडो का। तो ये क्लियर हो गया आपको। मोशन अलोंग वाई देखेंगे और लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें चाहे तो आप छोटा छोटा y लटका सकते हैं जो ये बताएगा कि ये फॉर्मूला किस एक्सिस के अलोंग लगाया गया है, y एक्सिस के अलोंग लगाया गया है। अब ये बताइए इसकी पूरी जर्नी के लिए अगर हम y देखें, sy देखें, sy इस फॉर्मूले में क्या है भाई? ये है डिस्प्लेसमेंट। और जब इसकी शेडो यहां से जाएगी और वापस यहीं पे आ जाएगी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। ui कितना है? ui वहां पे भी मैंने लिख रखा है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, ये है u sin थीटा माइनस अल्फा इंटू टाइम कैपिटल T लिख लेते हैं प्लस 1/2 ए वाई। देखिए u sin थीटा माइनस अल्फा को अगर पॉजिटिव लिखा गया है तो ये जो एक्सेलरेशन g cos अल्फा या एक्सेलरेशन अलोंग y जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमें उसे हर हाल में माइनस में ही लिखना होगा, माइनस जी कॉस अल्फा और टी स्क्वायर। इसमें से आप एक टी कॉमन ले लें, एक टी कॉमन लेंगे तो बचेगा u साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू एक टी बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहां पे मैथमेटिक्स हमें टी की दो वैल्यू दे रहा है, ये सीधे सीधे हमें देगा t इक्वल टू 0, या फिर जब इसको जीरो करेंगे तो यहां से हमें t की एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हम लोगों ने फॉर्मूले में यहाँ sy की क्या वैल्यू पुट करी है? 0। तो मैथमेटिक्स हमें ये बता रहा है कि sy टाइम की दो वैल्यूज पर 0 होगा। t इक्वल टू 0 हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, t इक्वल टू 0 गति की एकदम प्रारंभिक स्थिति को दर्शाता है, जब इसका मोशन शुरू ही हुआ है। जैसे ही आप इसको फेंकेंगे t इक्वल टू 0 पे, ऑब्वियसली इसका sy क्या होगा? 0 होगा। फिर इसको जब हम सॉल्व करके t की वैल्यू निकालेंगे तो वंस अगेन ये जाके वापस आएगा, फिर से वो वहीं पे पहुंचेगा, फिर से उसका sy 0 होगा, तो हमें जो टाइम मिलेगा वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ये क्लियर हो गया आपको? चाहे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कि ये गति की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करता है ये समय। तो t इक्वल टू 0 को छोड़ देते हैं, अब इसको 0 करते हैं। इसको 0 करने में इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाते हैं, ये आएगा 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये माइनस वाला पार्ट उधर चला गया और ये वाला पार्ट इधर आ गया। यहां से देखिए फाइनली t की वैल्यू निकलेगी 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। ये है इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अगर आप याद ना कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत याद करिए, आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हम इसमें कैसे एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। आप इस फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है u पे। u अगर हम चेंज करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी चेंज हो जाएगा, जो कि स्वाभाविक सी बात है। अगर इसे बहुत तेजी से फेंका जाए तो वो और ज्यादा दूर जाएगा और ऊपर तक जाएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा होगा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा पे भी डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू यानी हॉरिजॉन्टल से इस प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उस पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है, और साथ ही साथ अल्फा पे भी डिपेंड करता है। सोचिए जरा, अगर इसी को इंक्लिनेशन इसका चेंज कर दिया जाए, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका दिया जाए या इस इंक्लाइंड प्लेन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ झुका दिया जाए, तो नीचे की तरफ अगर इसको झुकाएंगे तो ये प्रोजेक्टाइल थोड़ी देर बाद आकर उससे स्ट्राइक करेगा। इसको अगर ऊपर की तरफ झुका दिया जाए तो ये जल्दी ही इस इंक्लाइंड प्लेन से स्ट्राइक कर जाएगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट अल्फा पे भी डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया आपको? पहली चीज। दूसरी चीज, इस फॉर्मूले को
क्या ऐसे लिखा जा सकता है 2, इस u साइन थीटा माइनस अल्फा को देखिए, ये u साइन थीटा माइनस अल्फा क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन में है। इसको हम लिख सकते हैं 2uy डिवाइडेड बाई ये जो g cos अल्फा है, ये g cos अल्फा भी देखिए क्या है, ये है एक्सेलरेशन या ग्रेविटी अलोंग y। तो इस फॉर्मूले को आप चाहे तो इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम कंपेयर करें ग्राउंड टू ग्राउंड, जो हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसके टाइम ऑफ फ्लाइट वाले फॉर्मूले से, वहां टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या आया था, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। इसमें भी ये u sin थीटा क्या था, ये था uy, और ये g, ये भी एक्चुअली gy ही था। पूरा पूरा g किधर लगता है, अलोंग y डायरेक्शन में, क्योंकि वहां हम लोगों ने x इधर और y इधर लिया था, तो g जो लगता है वो सीधे सीधे अलोंग y ही लगता है। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मूला हमें मिल रहा है जैसा हमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए मिलता था। बस यहाँ पे uy की वैल्यू चेंज हो गई है और gy की वैल्यू चेंज हो गई है, पर ओवरऑल जो फॉर्मूले का स्वरूप है वो सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया आपको, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कितना आता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग अब निकालते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए एक बार फिर से हम देखेंगे मोशन अलोंग y और लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी चाहे तो आप y लटका सकते हैं। अगर इसकी शैडो की गति को हम यहां से यहां तक ऑब्जर्व करें तो यहां पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, क्योंकि यहां के बाद अब वो इससे नीचे ही आएगा। तो यहां से यहां तक के मोशन के लिए vy यानी अंतिम वेग, इस पॉइंट पर का वेग अलोंग y 0 हो जाता है। ये हो गया हमारा 0। uy की जगह u साइन थीटा माइनस अल्फा, उसका स्क्वायर करेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस 2, ay की जगह एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g cos अल्फा इंटू s की जगह ही होगा हमारा h, जो हमें कैलकुलेट करना है। ये क्लियर है आपको, इस फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं है किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। यहां से देखिए इसको इस तरफ ले आते हैं, 2gh cos अल्फा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। यहां से फाइनली h की वैल्यू हमें मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g cos अल्फा। ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। कुछ कुछ याद आ रहा है, इस फॉर्मूले को क्या आप उस वाले फॉर्मूले से रिलेट कर सकते हैं, किस वाले फॉर्मूले से, जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस में मिला था। ये नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंपेयर करें, करते हैं कंपेयर। इसको अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल का जो केस पढ़ा था हमने, उसमें मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या मिलता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इसमें u साइन थीटा दैट इज uy का ये होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2g, बेसिकली ये gy है। इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये uy का ही स्क्वायर है, u साइन थीटा माइनस अल्फा का ये होल स्क्वायर है दैट इज uy स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये जो g cos अल्फा है ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग y। तो ये फॉर्मूला भी ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के केस में जो हमें फॉर्मूला मिलता था मैक्सिमम हाइट का, उसी के समतुल्य है। बस uy की जगह यहां वाला uy और gy की जगह यहां वाला gy हमें लेना होगा। तो अगर आपका दिमाग तेज है तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। पुराना वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उससे आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी देख लीजिए मैक्सिमम हाइट u पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ अल्फा पे भी डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है अलोंग द इंक्लाइंड वो निकालते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड इसका जो रेंज यानी ओपी होगा उसको फाइंड आउट करने के, उसको निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड बहुत ही लंबा है, बोरिंग है, मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं बता देता हूं कि वो कैसे निकल सकता है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे और देखेंगे मेथड 2। मेथड 1 में हमें क्या करना होगा, अगर हमें अलोंग द इंक्लाइंड रेंज चाहिए तो हमें हर हाल में मोशन अलोंग एक्स देखना होगा। मोशन अलोंग एक्स देखने के लिए आप क्या करोगे, इधर से लगाओगे आप लाइट, जब ये पार्टिकल यहां होगा उसकी शेडो यहीं बनेगी, और एक्स एक्सिस को हम अगर स्क्रीन मान लें, जब पार्टिकल यहां होगा उसकी शेडो यहां बनेगी, पार्टिकल यहां उसकी शेडो यहां, पार्टिकल यहां उसकी शेडो यहां, फिर पार्टिकल यहां उसकी शेडो यहां।
तो ये रियली में यहां से यहां जाएगा तो उसकी शेडो यहां से यहां जाएगी, लेकिन 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 इस केस में और ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ते थे उसमें अलोंग एक्स डायरेक्शन में मोशन एकदम यूनिफॉर्म होता था, उस पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। पूरा का पूरा गति के दौरान जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी यू कॉस थीटा है वो अनचेंज्ड रहता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलोंग एक्स डायरेक्शन में भी ग्रेविटी काम कर रही है और उसकी डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो एक तरह से मंदन या फिर रिटार्डेशन का काम करेगी। इसलिए इसमें जो फॉर्मूला हमें मिलेगा वो भी पुराने वाले यानी ग्राउंड टू ग्राउंड वाला जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला मिलता था उससे अलग होगा। आप यहाँ के फॉर्मूले को उस फॉर्मूले से रिलेट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ हमें अलोंग एक्स भी एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब यहां से यहां तक के लिए हम चाल बराबर दूरी बटा समय का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय का जो फॉर्मूला है वो तब लगाया जाता है जब स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए हम उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यहां हम लगाते हैं एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की जगह होगा ओपी दैट इज आर, यू सॉरी ये y नहीं ये x है, मोशन अलोंग x देख रहे हैं यहाँ पे, इस फॉर्मूले को अलोंग x लगाएंगे। एस एक्स होगा r, यू एक्स देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है u cos थीटा माइनस अल्फा इंटू टाइम t, कौन सा टाइम होगा यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ लाइट है, इसकी जगह चाहे तो आप कैपिटल T रख सकते हैं, प्लस 1/2 ए एक्स की जगह होगा माइनस जी साइन अल्फा, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इंटू टी स्क्वायर। फिर इसमें टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद लंबे ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोसेसेस से गुजरने के बाद फाइनली हमें एक आर का फॉर्मूला मिलेगा। वो भी इतना गंदा सा फॉर्मूला होता है कि उसको फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो याद ही नहीं होता जल्दी, तो आपको याद करना भी नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है कि इसमें हम कैसे रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मेथड मुझे पसंद भी नहीं है तो इसे जल्दी से हटा देते हैं। दूसरे मेथड में देखिए इसे हम कैसे आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ध्यान से ये बताइए, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इट मींस ये इतना हमारा x होगा और ये इतना हमारा y होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओपी की लेंथ हमने क्या मान रखी है, r, रेंज अलोंग द इंक्लाइन जो हमें फाइंड आउट करनी है। इस ट्राइंगल में अगर इस पॉइंट को m मान लें तो ट्राइंगल OMP की बात हो रही है। इसमें अगर हम cos अल्फा लें, cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, बेस यानी x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज OP। OP क्या है, OP है r, हमें r की वैल्यू चाहिए तो r की वैल्यू हो जाएगी x डिवाइडेड बाई cos अल्फा। यानी कि रेंज हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, x कैलकुलेट करना होगा। तो x कैलकुलेट करने के लिए अब आप इस इंक्लाइंड प्लेन को भूल जाइए, अब इस इनिशियल वेलोसिटी u को देखिए और हॉरिजॉन्टल से उसे किस एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था, अल्फा। u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा। क्यों भाई, थोड़ी देर के लिए इस इंक्लाइंड प्लेन को भूल ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखिए फिगर है, ऐसा कुछ, यहां हम लोगों ने इसको u वेलोसिटी दी है, ऐसे हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन को मारिए गोली, ये एंगल पूरा पूरा कितना है, थीटा है, ये पॉइंट क्या है हमारा p, ये डिस्टेंस कितनी है x, यहां से इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा t, u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा। अब इसमें पुराने वाले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का जो कंसेप्ट होता है उसको यूज करते हैं। u cos थीटा तो कांस्टेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसमें हम लगा सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस x इज इक्वल टू स्पीड दैट इज u cos थीटा और इनटू टाइम मींस टाइम फ्रॉम o टू p दैट इज टाइम ऑफ लाइट। तो यही काम देखिए हम x को कैलकुलेट करने के लिए करने जा रहे हैं। अब क्लियर हो गया आपको, अलग से फिगर बना के भी मैंने बता दिया। तो x कैसे कैलकुलेट होगा भाई, x कैलकुलेट होगा u cos थीटा और इनटू टाइम में लेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो x इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आया था,
ये आया था 2u साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, यही आया था। तो यहां से x इज इक्वल्स टू यू इंटू यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा और डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा, इतना ही रहने देते हैं। अब यहां से देखिए इस x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू जैसे हम इसमें पुट करेंगे हमें मिल जाएगा क्या, r। तो अब r की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये मेथड उस मेथड से बहुत ही आसान है। उस मेथड से अगर आप r को कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेप्स आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से हम लोग r की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। r की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये है यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाई क्या है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मीन्स बाई वन जाएगा ऊपर, कॉस अल्फा आएगा नीचे, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। कोई डाउट नहीं है इसमें। अब इसमें देखिए बस एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्री में 9th में 10th में आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे। उसमें एक फॉर्मूला होता है 2 cos a sin b का, याद आ रहा है, 2 cos a sin b। लिख दें, चलिए लिख देते हैं। 2 cos a sin b का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, 2 cos a sin b, जल्दी से बताइए। इसका फॉर्मूला आता है sin a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। ये है हमारा 2 cos a sin b का फॉर्मूला। इसको यहां पे करेंगे अप्लाई। तो यहां से देखिए r की वैल्यू हमें मिलेगी यू स्क्वायर साइन ए प्लस बी करेंगे 2 थीटा माइनस अल्फा मिलेगा, माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे यानी इस वाले एंगल में से इस वाले एंगल को घटाएंगे, थीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा, ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा अल्फा और डिवाइडेड बाय नीचे तो ये बचा ही है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये है देखिए रेंज का फॉर्मूला along the inclined plane। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि इसको फॉर्मूला कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये बहुत ही लंबा सा गंदा सा देखने में फॉर्मूला आता है। तो आपको इसको याद भी नहीं करना, आपको मेमोराइज नहीं करना है इसको। और आप देख सकते हैं कि इसको हम पुराने वाले फॉर्मूले से कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये उसके इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मोशन अलोंग एक्स में ग्रेविटी का एक कंपोनेंट काम कर रहा है। वहां क्या होता है, वहां मोशन अलोंग एक्स एकदम यूनिफॉर्म होता है। अब रेंज के इस फॉर्मूले का थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा। तो एनालिसिस करने के लिए मिटा देते हैं इन सारी चीजों को। अब करते हैं रेंज का एनालिसिस पोस्टमॉर्टम। रेंज में हमें दो चीजें देखनी है। एक तो ये देखना है कि रेंज कब मैक्सिमम होगा, यानी किस पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर रेंज हमें अलोंग द इंक्लाइंड मैक्सिमम मिलेगा। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि रेंज जो हमें मैक्सिमम मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में भी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करने पर मिलती है और उसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर बाई जी। पर यहां देखिए इसमें u एक प्रोजेक्टाइल के लिए तो कांस्टेंट होगी। किसी भी प्रोजेक्टाइल को आपने फेंक दिया सो फेंक दिया, एक प्रोजेक्टाइल को आपने फेंका दैट मींस u इज फिक्स्ड। अल्फा की वैल्यू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो भी चेंज नहीं होगी। हाँ, हम इसमें से क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें से हम चेंज कर सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज थीटा। यानी इस प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल से अलग अलग एंगल पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें यही वाली क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल है। तो रेंज मैक्सिमम हमें तब मिलेगा जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा। तो यहां लिख देते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होना चाहिए, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा शुड बी मैक्सिमम। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 मीन्स साइन 90 डिग्री पाई बाई 2। यहां से अगर हम एंगल को कंपेयर करें तो 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू होगा पाई बाई 2। यहां से हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2 थीटा इज इक्वल्स टू आएगा पाई बाई 2 प्लस अल्फा, इसलिए थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। ये है वो एंगल
जिस पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करने पर हमें जो रेंज है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और ये है इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। पूछा जा रहा है बताओ किस एंगल पर इसको हम फेंकें प्रोजेक्टाइल को कि जो रेंज हमें मिले वो कितना मिले, मैक्सिमम मिले। तो क्या आंसर आएगा, पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2 यानी कि 15 डिग्री, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। यानी जब 60 डिग्री के एंगल पे आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो जो अलोंग द इंक्लाइंड हमें रेंज मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी। तो रेंज हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया। मैक्सिमम रेंज के लिए अब क्या करते हैं, रेंज मैक्स, इसकी वैल्यू मैक्सिमम यानी सीधे सीधे 1 पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें लगाते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। रेंज मैक्स की वैल्यू, इसमें जो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करिए। यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फा और नीचे जी, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा, अदर ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो आर मैक्स एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा देखने में फॉर्मूला मिलेगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा। ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे रेंज का जो फॉर्मूला आता है वो कितना बेकार सा आता है। ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेंज मैक्स भी क्लियर हो गया आपको, रेंज मैक्स किस पर्टिकुलर एंगल पे मिलता है वो भी क्लियर हो गया आपको। अब इसमें याद करिए ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने केस पढ़ा था कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टल से एक बार थीटा और दूसरी बार 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो जो हमें रेंज मिलता था वो कैसा मिलता था, सेम मिलता था। तो यहां भी रेंज में वैसा ही कंसेप्ट होता है। अब उसको देखिए, रेंज का फॉर्मूला आपके सामने है। ये रेंज की वैल्यू किस पर्टिकुलर एंगल पर है, थीटा पर। मान लीजिए हम अब की बार प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल से थीटा डैश एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। अब की बार कितने एंगल पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, थीटा डैश एंगल पे। स्पीड दोनों केस में सेम है। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा डैश माइनस अल्फा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, माइनस साइन अल्फा और डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। और थीटा डैश एंगल पर फेंकने पे मान लेते हैं जो रेंज आ रहा है वो आर डैश हो जाता है। इन दोनों को सेम करके देखते हैं, इफ आर इज इक्वल्स टू क्या हो, आर डैश हो। यानी दोनों एंगल थीटा और थीटा डैश पे फेंकने पे अगर रेंज की वैल्यू सेम हो जाती है तो देखते हैं एंगल में क्या रिलेशन मिलता है। दोनों को बराबर करें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इससे इसका कहानी खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर का कहानी खत्म, ये ब्रैकेट बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। आप अगले स्टेप में उसको उड़ा देना। अब बचा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा डैश माइनस अल्फा। ऑब्वियसली अगर सीधे सीधे दोनों को इक्वल कर दें, मतलब एंगल कंपेयर करें, तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश आ जाएगा। पर हमें इसमें थीटा इज इक्वल्स टू थीटा डैश नहीं लेना, दूसरे एंगल को देखना है कि क्या कोई दूसरा एंगल भी है जिसके लिए रेंज इक्वल हो जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करेंगे। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डैश माइनस अल्फा कर लेते हैं। अब अगर एंगल को हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डैश माइनस अल्फा। ब्रैकेट खोलेंगे, 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री
माइनस 2 थीटा डैश प्लस अल्फा। यहां से हम निकालते हैं थीटा डैश की वैल्यू, तो इसको ले आते हैं इधर और इसको भेज देते हैं उधर। तो यहां से हमें 2 थीटा डैश की वैल्यू मिलेगी 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा माइनस 2 थीटा। यहां से थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री प्लस अल्फा माइनस थीटा, या इसे यूं भी कह सकते हैं थीटा डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस अल्फा। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये याद आ रहा है आपको कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को, ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल के केस की बात हो रही है, एक बार हम हॉरिजॉन्टल से थीटा और एक बार 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर फेंकते थे तो हमें रेंज क्या मिलता था, सेम मिलता था। वैसे ही यहाँ पे एक बार हॉरिजॉन्टल से थीटा और अगली बार सेम स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा डिग्री के एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां भी हमें जो रेंज अलोंग द इंक्लाइंड मिलता है वो सेम मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी पॉइंट टू रिमेंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे सवालों को लगाने में यूज होगा। तो ये तीनों केस क्लियर हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रह गया है उसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से। मैंने पूछा था कि इसमें इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये था U, ये था पूरा थीटा, ये था अल्फा, ये था थीटा माइनस अल्फा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x y मान लिया जाए तो ये इतना x होगा और ये इतना y होगा। देखिए इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। OP क्या है, OP है हमारा R। तो R का भी आपने फॉर्मूला भी देखा। अगर क्वेश्चन में U दे दिया जाए, अल्फा दे दिया जाए, थीटा दे दिया जाए तो हम OP यानी कि R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर आप cos अल्फा लेंगे तो ये आएगा x बाई आर, यहां से x की वैल्यू आएगी r cos अल्फा, x कोऑर्डिनेट निकल गया। फिर इसी ट्राइंगल में अगर आप साइन अल्फा ले लेंगे तो ये आएगा y बाई आर, यहां से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू r साइन अल्फा, y कोऑर्डिनेट भी निकल गया। तो बहुत ही इजीली आप पॉइंट ऑफ स्ट्राइक का कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं। वैसे r पता है, ये एंगल अल्फा है, तो रिजोल्यूशन से भी ये r cos अल्फा होगा और ये r sin अल्फा होगा। तो आराम से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अब अगर कोई पूछे आपसे कि P पॉइंट पर भाई स्ट्राइकिंग वेलोसिटी बताओ, ये किस वेलोसिटी से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को vx मान लेते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को vy मान लेते हैं। इसमें भी हमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ना, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं। फिर जब क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में या न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, तो इस पे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स करवा दूंगा। देखिए सबसे पहले आप इसमें Vx कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, Vx। कैसे, Vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt से। Vx इज इक्वल्स टू ux कितना आया था, ये था u cos थीटा माइनस अल्फा, u cos थीटा माइनस अल्फा, प्लस ax कितना था, g का इधर कंपोनेंट आया था g cos अल्फा, इधर कंपोनेंट था g sin अल्फा, याद है। तो ये आएगा आपका माइनस g sin अल्फा, क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन u cos थीटा माइनस अल्फा की डायरेक्शन के अपोजिट है। इनटू टाइम की जगह आप क्या पुट करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इससे कैलकुलेट होगा Vx। देख सकते हैं कि फॉर्मूले का जो स्वरूप है वो कितना लेंदी हो जा रहा है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना, कंसेप्ट समझना है कि इसमें हम कैसे Vx और Vy को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये Vx कैलकुलेट हो जाएगा, अगर एग्जाम में ये सारी वैल्यूज दे दी जाए तो बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगा। वैसे ही फिर आप क्या करेंगे, Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt कैलकुलेट करेंगे। Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt में uy की जगह होगा u साइन थीटा माइनस अल्फा, इसका इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, प्लस ay की जगह आप लिखेंगे माइनस g cos अल्फा और टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट t, इससे आपका निकलेगा Vy। फिर क्या करेंगे, P पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है, परिणामी वेग, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इससे आपकी नेट वेलोसिटी निकल जाएगी। और चाहे तो अगर मान लीजिए ये वाला एंगल फाई है, फिर से बना दें, ये है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी v, ये है ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट Vx,
और ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब along y कंपोनेंट है vy। अगर ये एंगल फाई है तो नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से कंपोनेंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? tan फाई लेंगे, tan फाई इज इक्वल्स टू ये आएगा vy डिवाइडेड बाई vx। vy की वैल्यू और vx की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, पुट कर देंगे तो यहां से आपको फाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ऐसे भी हम चाहे तो P पॉइंट पे जहां पे वो जाके स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी विथ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देखते हैं। और अब देखते हैं चलते चलते दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्राइक, ये है नंबर 1। पहले इसको देख लेते हैं, फिर नंबर 2 वाले केस की चर्चा करेंगे। केस ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्राइक का क्या मतलब हुआ? यह है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। आपने हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर u वेलोसिटी से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका। क्वेश्चन में परपेंडिकुलर स्ट्राइक का मतलब ये है कि इसको आपने फेंका, ये जब इस इंक्लाइंड प्लेन से जाके ऐसे स्ट्राइक करेगा, ये जो स्ट्राइकिंग वेलोसिटी है वो इंक्लाइंड प्लेन के कैसे होगी? परपेंडिकुलर होगी। मतलब जाके ये एकदम 90 डिग्री पर टकराएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। हमें इसमें इसका कंडीशन निकालना है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं कि आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी स्पीड से फेंक देंगे तो ये जाके परपेंडिकुलर स्ट्राइक मारेगा, ऐसा नहीं है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी वो देखते हैं। तो हम लोगों ने इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लिया था और इस डायरेक्शन में लिया था वाई एक्सिस। ये एंगल था हमारा थीटा माइनस अल्फा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था u cos थीटा माइनस अल्फा। इधर कंपोनेंट था u sin थीटा माइनस अल्फा। अब बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर हम इधर से लाइट लगा दें और एक्स एक्सिस पर इसकी शैडो को ऑब्जर्व करें, तो जब ये पार्टिकल यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, जब पार्टिकल यहां उसकी शैडो यहां, जब पार्टिकल यहां उसकी शैडो यहीं। यहां पे देखिए वेलोसिटी पूरी पूरी किस डायरेक्शन में है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग नेगेटिव वाई। इसका अगर हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालें तो किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता, यानी यहां पर वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर हम इस O पॉइंट से इस P पॉइंट तक के मोशन को देखें अलोंग एक्स डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि P पॉइंट पर अलोंग एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो 0 है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी किधर है? अलोंग वाई डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर है। तो ये फॉर्मूला लगाया जाए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, किस एक्सेस के लॉन्ग? एक्स एक्सेस के लॉन्ग। vx की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा माइनस अल्फा। प्लस ax की वैल्यू कितनी है? यहां लिख देते हैं। ax की वैल्यू, g का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आया था? g sin अल्फा। अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस में लिखेंगे, माइनस g sin अल्फा। इनटू टाइम की जगह होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस नेगेटिव वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, g sin अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी लिख देते हैं। चलिए अच्छा पहले t लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा है? u cos थीटा माइनस अल्फा। यहाँ पे फिजिक्स खत्म, अब जितना भी कुछ हो रहा है वो सब ट्रिग्नोमेट्री है। तो g sin अल्फा इंटू t का फॉर्मूला याद है किसी को? कितना आया था? u स्क्वायर, नहीं सॉरी, 2u sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई g cos अल्फा, यही था, इज इक्वल्स टू u cos थीटा माइनस अल्फा। कुछ कटेगा? क्या कटेगा? u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। यहां से देखिए साइन थीटा माइनस अल्फा, इस cos थीटा माइनस अल्फा को इधर ले आइए, साइन डिवाइडेड बाई cos, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू cos अल्फा गया ऊपर, और ये 2 और ये साइन अल्फा आ गया इधर नीचे, 2 साइन अल्फा। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स यूज हो रहे हैं। अब इसमें tan थीटा माइनस अल्फा का भी फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा होगा cot अल्फा, और cot अल्फा को फिर से अगर हम 1 बाई tan अल्फा लिख दें तो tan अल्फा आ जाएगा नीचे,
इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 tan थीटा tan अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू, ये जाएगा इधर 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। अब इसमें देखिए, इसको बुला लेते हैं इधर और इसको भेज देते हैं उधर। 2 tan थीटा tan अल्फा में से tan थीटा tan अल्फा घटेगा, सिर्फ बचेगा tan थीटा tan अल्फा इज इक्वल्स टू, ये गया उधर 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा। अब दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी आप tan अल्फा लटका दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो tan अल्फा से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहां से tan अल्फा गायब, बचेगा tan थीटा। यहां 1/tan अल्फा आ जाएगा cot अल्फा प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई tan अल्फा, सिर्फ 1 tan अल्फा बचेगा। ये है हमारा परपेंडिकुलर स्ट्राइक का कंडीशन, एंड दिस कंडीशन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। tan थीटा इज इक्वल्स टू cot अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। ये कौन सा केस है, ये कौन सा प्रतिबंध है, कौन सा कंडीशन है? ये वो कंडीशन है जब जो प्रोजेक्टाइल है वो इंक्लाइंड प्लेन पर जाके परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है। क्लियर हो गया आपको? अब आगे बढ़ते हैं, इसका इंपॉर्टेंट केस नंबर 2 देखते हैं। और अब देख लेते हैं लास्ट केस चलते चलते, केस ऑफ पैरेलल स्ट्राइक। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस ऑफ पैरेलल स्ट्राइक का क्या मतलब है? जैसे ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, इस पे आपने फेंका u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल। ये जब यहां पे इस इंक्लाइंड प्लेन से टकराए, टकराते समय इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के या हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी। इसको बोलते हैं केस ऑफ पैरेलल स्ट्राइक। पैरेलल स्ट्राइक मतलब यहां पे यानी इस P पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल हो जाती है। इससे पहले वाला केस क्या था कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इंक्लाइंड प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। उसका भी हम लोगों ने एक प्रतिबंध निकाला था, कंडीशन निकाला था। इस केस में भी हम इसका प्रतिबंध निकालेंगे। थोड़ी देर के लिए आप इस इंक्लाइंड प्लेन को भूल जाइए। अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे जो हम लोग शुरू में लेते थे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, वो होता था u cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आता था u sin थीटा। अगर हम इस y डायरेक्शन को स्क्रीन माने, इधर से लाइट लगा दें, जब प्रोजेक्टाइल यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी, जब प्रोजेक्टाइल यहां होगा उसकी शैडो यहां बनेगी। नोट दैट यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। पूरी पूरी वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट होगा, जीरो। किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कोई कंपोनेंट नहीं होता। अब O से P तक की इस जर्नी के लिए फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं Vy इज इक्वल्स टू uy प्लस AyT। Vy की वैल्यू 0, uy की वैल्यू u sin थीटा, ay की वैल्यू -g। ay मतलब इधर सीधे सीधे, हमें इसको इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग रिजॉल्व नहीं करना। u sin थीटा उसके अपोजिट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g। जो टाइम यहाँ पे हम पुट करेंगे वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि O से P तक जाने में इसको जितना भी टाइम लगेगा वो अलोंग द इंक्लाइंड इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो इसको इधर ले आते हैं, g t इज इक्वल्स टू u sin थीटा। जी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू आई थी 2u sin थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू u sin थीटा। कुछ कैंसिल होगा इसमें, g से g कैंसिल हो जाएगा, u से u भी कैंसिल हो जाएगा। 2 sin थीटा माइनस अल्फा बचेगा यहाँ, इसको उधर ले जाएंगे, ये आएगा sin थीटा कॉस अल्फा। इसमें sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी ने पढ़ रखा है फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस अल्फा। इस 2 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर देखिए 2 साइन थीटा कॉस अल्फा, उसमें से इस वाली को अगर इधर ले आए तो वो माइनस हो जाएगा और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा आप देखते हैं। फाइनली एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन मिलने वाला है। 2 sin थीटा कॉस अल्फा में से sin थीटा कॉस अल्फा गया, बचा sin थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा, ये मिलेगा हमें 2 cos थीटा sin अल्फा।
कुछ कैंसिल होगा? कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा, उधर गए नीचे, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ये आ जाएगा tan अल्फा। नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा केस है? ये कौन सा प्रतिबंध है? ये प्रतिबंध है कि जब आप प्रोजेक्टाइल को फेंकें और वो इंक्लाइंड प्लेन पे जाके ऐसे पैरेलल स्ट्राइक करे। और इससे पहले वाला केस क्या था कि वो जाके इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इंक्लाइंड प्लेन वाला केस होता है नीचे से ऊपर वाला, वो क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में ऊपर से नीचे और एक इंक्लाइंड प्लेन से अगर प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए और वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जाके स्ट्राइक करे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखें।